Hello everyone, myself Rajnesh Kumar. I welcome you once again to the YouTube channel. बच्चों आज हम क्लास 10th का साइंस का बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है जेनेटिक्स, ठीक है कि नहीं? मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मतलब जन्मजात लक्षण जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से ये जो लक्षण है, गुण या दोष जो भी हैं, ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होके जाते हैं। क्या चीज है जो उनको अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करती है? तो ये जो लक्षण होते हैं इनको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी स्टडी से रिलेटेड जो ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की, वो जेनेटिक्स कहलाती है। तो जेनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट दीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, एंड apart from that we also study the mode of transfer of these characters from one generation to the another। तो ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, रिसेंट ब्रांच है, बहुत ही लेटेस्ट ब्रांच है, इसी को कहते हैं जेनेटिक्स। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है। डिफाइन जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। समझ आ गया? तो यहां लिख लेंगे बच्चों जन्मजात लक्षण, वो लक्षण जो जन्म से ही किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, जो उसको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं गिफ्ट स्वरूप, वो कहलाते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे, पहले हेयर की स्पेलिंग लिखेंगे HERE, फिर डिटेरी। कई बच्चे क्या करते हैं HERI कर देते हैं, तो वहां आई नहीं करना है, हेयर डिटेरी, आई सिर्फ एक है पूरी स्पेलिंग में। क्लियर? सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। समझ में आ गया? एंड और क्या, देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर होने का तरीका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पेरेंट्स से अगली जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। सो देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस मतलब पैसेज, ट्रांसफर, कहां से कहां? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जनरेशन होता है पीढ़ी। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे जेनेटिक्स में, देखो एक शब्द छिपा हुआ, जीन। ये जीन क्या चीज होती है? तो एक्चुअली बच्चों जीन जो होता है ना, जीन ये इकाई है हेरिडिटी की। जीन ही वो सबसे छोटा डीएनए का टुकड़ा होता है जो कि लक्षणों को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? एक जीन जो होती है कई बार सिर्फ एक ही लक्षण कंट्रोल करती है, कई बार एक जीन एक से अधिक लक्षणों को भी कंट्रोल कर सकती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कई जीन, ग्रुप ऑफ जीन्स, दे कलेक्टिवली कंट्रोल अ सिंगल फंक्शन। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। वन जीन वन कैरेक्टर, वन जीन मैनी कैरेक्टर्स, एंड सेवरल जीन्स वन कैरेक्टर, सारी संभावनाएं हैं। So what is gene? Gene is a small segment or a part of the DNA। समझ में आ गया? अब बच्चों डीएनए क्या चीज है? डीएनए किसी भी सेल का हेरिडिटरी क्या मटेरियल है। समझ में आ गया? ये सेल जो होता है उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और डीएनए जैसे हमने देखा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जब चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम, तो उसमें डाइजेशन में देखा था हमने, प्रोटीन्स जो होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइजेशन के बाद में उनके जो छोटे यूनिट्स बन जाती है, अमाइनो एसिड होते हैं। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सिंपल शुगर्स में, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। तो जो डीएनए है, डीएनए ये स्मॉल स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स का बना है, और हर एक रिपीटिंग यूनिट को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो एक्चुअल में डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है, चेन है। जैसे हम माला बनाते हैं मोतियों की, तो खूब सारे मोती जो होते हैं हम माला में पिरो देते हैं, तो एक सिंगल मोती एक यूनिट हो गया। इसी प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड एक मोती को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स को एक लंबी चेन के रूप में कर दिया हमने, तो एक सिंगल चेन बनेगी। और इस ये चेन हो गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ऐसी दो चेन्स आपस में ट्विस्टेड है, दो क्या चेन्स आपस में ट्विस्टेड है, तो डबल चेन होती है ये किसकी? डीएनए की। ठीक है, तो फुल फॉर्म इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियाइक एसिड। और इसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या होता है? वो जीन कहलाता है। तो एक जीन में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या है वो 2 4 5 से लेकर के 25 30 50 तक भी हो सकती है। तो इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कंट्रोल, एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये सबसे छोटी इकाई है, स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक इकाई, और फंक्शनल, फंक्शनल मतलब कामकाजी इकाई भी है और बनावटी इकाई भी है। ठीक है, तो इसी से क्या है? डीएनए का निर्माण होता है, जीन 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 के जुड़ने से। ठीक है, तो एक सिंगल क्रोमोसोम को एक डीएनए मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। और एक एक डीएनए पे हम हमारे ह्यूमन बॉडी में, जैसे मान लो हर एक सेल के अंदर जो है ना क्रोमोसोम्स हमारे 46 है संख्या में, और एक क्रोमोसोम मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल, और एक एक डीएनए मॉलिक्यूल पे 600 700 से लेकर 1000 तक भी जीन्स हो सकती हैं, लीनियर फैशन में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़ी हैं। हर एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, या कैरेक्टर को ट्रेट भी बोल सकते हैं, वो कंट्रोल करती है। समझ में आ गया सिस्टम? तो देखो, इट इज द स्मॉलेस्ट
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। इट इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का टुकड़ा है, मेड अप ऑफ किसका बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। और फर्दर बच्चों न्यूक्लियोटाइड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये तो मोनोमर हो गया डीएनए का। न्यूक्लियोटाइड इज फर्दर मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, ये थ्री पार्ट होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन का बेस, एक होता है पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज है, और एक होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप। तो तीनों को मिला करके न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बताया मैंने, एक 5 कार्बन की शुगर है डीऑक्सीराइबोज, एक है नाइट्रोजन का बेस, तो चार अलग अलग प्रकार के बेस होते हैं, उसमें से कोई सा भी एक बेस होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ये चार बेसेस हैं, एडिनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, 12th क्लास में आता है डिटेल में बायोलॉजी में। तो न्यूक्लियोटाइड को जनरली हम बोल सकते हैं तीन चीजों का बनता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला है छोटी सी, ठीक है कि नहीं है। और काम क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण, एक्सप्रेशन प्रकट करना, एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, लक्षणों को प्रकट करना, ट्रांसफर करना एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी। अब जो जीन होती है बच्चों, उसके तीन मेन हिस्से होते हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रेकॉन। समझना ध्यान से क्या होता है। सिस्ट्रॉन जो होता है ये किसी भी जीन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इट इज द फंक्शनल पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट, ठीक है कि नहीं क्या। तो ये फंक्शनल पार्ट है, तो जीन जो भी लक्षण को कंट्रोल करती है, एक्सप्रेस करती है कैरेक्टर, वो इसके कारण करती है। समझ में आ गया, सिस्ट्रॉन। सो इट इज द फंक्शनल पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। उसका अगला होता है म्यूटॉन। म्यूटॉन होता है रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशन के लिए। अभी म्यूटेशन क्या चीज होती है, कई बार क्या होता है जीन में, जो डीएनए होता है ना, डीएनए उसमें बहुत मामूली सा बदलाव आ जाता है। किस कारण से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ केमिकल्स के कारण बदलाव आ सकता है, हाई एनर्जी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज जो हो गई फॉर एग्जांपल, या फिर अल्फा बीटा गामा रेज, इनके कारण भी जीन्स में बदलाव आ जाता है। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से जीन जो पहले से गुण कैरेक्टर कंट्रोल कर रही थी उसको छोड़ के एक नया ही गुण उसमें प्रकट हो जाता है, नया ही कैरेक्टर कंट्रोल करने लग जाती है। तो इस प्रकार से अचानक से ओवरनाइट उसके स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण क्या होता है, अचानक से उसमें नया गुण प्रकट हो जाना, ये कहलाता है म्यूटेशन। समझ में आ गया, सडन अपीयरेंस ऑफ अ टोटली न्यू कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ये नॉर्मली अल्ट्रावायलेट रेज या फिर जो हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं ना, रेडिएक्टिव किरणें, उनके एक्सपोजर से ये आसानी से हो जाता है। तो म्यूटॉन कहलाता है वो पार्ट। तो सिस्टम, तो म्यूटेशन के कारण, म्यूटॉन पार्ट के कारण ही जीन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, म्यूटेशन संभव। आपने भी देखा होगा कोविड-19 जो हमारा वायरस का प्रकोप इतना फैला हुआ महामारी पूरे संसार भर में है ना। तो अब ये कोविड-19 में भी जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है, म्यूटेशन। तो क्या इसीलिए इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग प्रकार से इसकी मार होती है, ठीक है, कहीं पे ज्यादा खतरनाक प्रकोप है, कहीं पे कम है। तो ये अपने अंदर बदलाव ले आता रहता है, और इसीलिए इसके वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल है, जल्दी से नहीं बन पा रहा है। म्यूटेशन समझ में आ गया, अपने जीन के अंदर बदलाव ला करके अपने आप को विकसित कर लेना, तरह तरह के रूपों में बदल लेना। तो ये काम इस पार्ट के कारण ही संभव हो पाता है जीन के अंदर। तो जीन में बदलाव की क्षमता होती है, वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती तो है, लेकिन उसमें बदलाव भी ला सकती है। और रेकॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, जीन जो होती है ना, वो हम जोड़ सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। मान लीजिए एक जीन है, तो जीन में जो रेकॉन पार्ट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है रिकॉम्बिनेशन के लिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेशन, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए है, उसका डीएनए है, उस डीएनए में हम उसके डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह से काट करके, कट कर दिया हमने, और काटने के बाद में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए निकाल करके उसमें फिट कर सकते हैं। तो कटिंग पेस्टिंग संभव है। तो ये रेकॉन वाला जो पार्ट होता है जीन का, वो अलाउ करता है कि फॉरेन डीएनए आकर के उस स्थान पे चिपक जाए, और एक क्या है, नए प्रकार का, नए किस्म का मॉडिफाइड डीएनए संभव हो पाए। और इससे क्या है, हम ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये काम एक्चुअली कटिंग पेस्टिंग वाला जो काम होता है ना, लक्षणों को बदलने वाला काम, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत आता है बच्चों। समझ में आ गया। सो रेकॉन पार्ट इनेबल्स अस फॉर क्या, चेंजिंग ऑफ डीएनए। तो चेंजिंग कैसे करते हैं, इट हेल्प्स इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन विद फॉरेन डीएनए। जीन है कोई, ये जीन में हम कोई दूसरे सोर्स से डीएनए काट करके, छोटा टुकड़ा उसका काट करके चिपका सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं का। और ये काटना चिपकाना, इसके लिए स्पेशल एंजाइम्स होती हैं। डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करने के लिए जो एंजाइम होती है, वो होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, चाहो तो नोट कर लो आप लोग। और डीएनए के दो टुकड़ों को चिपकाने के लिए जो एंजाइम होती है, वो होती है डीएनए लाइगेज। समझ में आ गया, डीएनए LIGASE लाइगेज, और वो थी रेस्ट्रिक्शन, RESTRICTION, रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस, ENDONUCLEAS। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं बच्चों जीन के जरूरी, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, रेकॉन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिस्ट्रॉन। चलिए अगला क्या बताया मैंने, म्यूटेशन में भी थोड़ी देर पहले बताया था, अचानक से नए गुणों का प्रकट हो जाना जो पेरेंट में नहीं है लेकिन किसी इंडिविजुअल में अचानक से ओवरनाइट प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये जीन में बदलाव के कारण हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है, जीन का कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, उसके कारण जीन जो रेगुलर कैरेक्टर कंट्रोल कर रही है उसके अलावा कुछ और नया ही गुण उसमें प्रकट हो जाता है, अचानक से आता है ओवरराइट। तो नॉर्मली कैरेक्टर्स अचानक से नहीं आते हैं, लेकिन म्यूटेशन में अचानक से भी कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो टर्म थी म्यूटेशन, ये सर्वप्रथम यूज की थी ह्यूगो डी व्राइज ने। ठीक है बच्चों, ये हॉलैंड का है साइंटिस्ट ह्यूगो डी व्राइज, इसने सर्वप्रथम म्यूटेशन टर्म दिया था। तो अर्थ क्या है इसका, इट रेफर्स टू सडन अपीयरेंस, अचानक से प्रकट हो जाना नए गुण ऑफ ए कैरेक्टर, समझ में आया, सडन अपीयरेंस ऑफ ए न्यू कैरेक्टर, नया कैरेक्टर डेवलप हो जाना, विच इज टोटली एब्सेंट इन द पेरेंट। तो पेरेंट से नहीं आया भाई, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को नहीं मिला, पेरेंट में नहीं था, लेकिन इंडिविजुअल में अचानक से ही आ गया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कल नहीं था आज आ जाए जैसे मान लो। ठीक है, तो ये होता है म्यूटेशन, सडनली। तो नॉर्मली कैरेक्टर सडनली नहीं आते, लेकिन म्यूटेशन में कई बार आ जाते हैं। ठीक है, जीन में बदलाव के कारण कैंसर हो जाता है, वो एक प्रकार का म्यूटेशन ही है, समझ में आ गया भाई। मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसको महीने भर पहले तक नहीं था, अचानक से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैंसर के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और कैंसर जो होता है वो शरीर में हो जाता है। तो ये म्यूटेशन का एग्जांपल है कैंसर होना। ठीक है ना, चलिए अब हम देखेंगे बच्चों, व्हाट आर हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड व्हाट इज हेरिडिटी। मैंने बताया था वो लक्षण जो पेरेंटल जनरेशन से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं वो कहलाते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, और हेरिडिटी उनके ट्रांसफर के मेथड को बोलते हैं, ट्रांसमिशन को बोलते हैं। तो देखो, द कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसफर्ड, वो कैरेक्टर्स वो लक्षण जो ट्रांसफर होते हैं कहां से कहां, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी। तो एक पीढ़ी कौन सी, पेरेंटल पीढ़ी से किस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी, मतलब संतान में, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो ये कैरेक्टर्स कहलाते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स, इनबोर्न कैरेक्टर्स, इनबॉर्न कैरेक्टर्स, कॉन्जिनाइटल कैरेक्टर्स, बहुत सारे नाम है इसके। तो कॉमनली हम इसको हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ही कहेंगे, समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं वंशानुगत कैरेक्टर्स, जो वंशवाद की तरह चलते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक, चलिए अब इनके ट्रांसफर का जो तरीका है ना, उसको ट्रांसमिशन को ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो गुणों के ट्रांसफर, तो द ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी। समझ में आ गया ये, तो गुण दोष लक्षण तो ये हो गए, उनके ट्रांसफर का तरीका इस हेरिडिटी। और इस तरीके को सर्वप्रथम जिस पर्सन ने स्टडी किया था वो थे ग्रिगोर जोहन मेंडल, ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते थे, कंट्री ऑस्ट्रिया है यूरोप में, तो वहां से थे। और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे मटर पे, और उस पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अपनी फाइंडिंग्स जो उन्होंने पब्लिश की थी, और ये फाइंडिंग्स जो है वो 3 लॉज के रूप में प्रख्यात हुई हैं आगे चल के। और यही तीनों लॉज आगे चल के क्या कहलाए, मेंडलिज्म कहलाए या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कहलाए। तो 3 लॉज कौन से हैं, आपने 8th क्लास में रटे होंगे, रटे थे। आज हम इस अगले वीडियोस में अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से लॉज है, कैसे उन लॉज तक पहुंचा, कैसे निष्कर्ष निकाला, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या महत्व है इन लॉज का हमारे जीवन में, जेनेटिक्स में। ठीक, चलिए अगला है हमारा क्या, यूजेनिक्स क्या होता है। यूजेनिक्स बच्चों जेनेटिक्स की वो ब्रांच है, जेनेटिक्स हमारी बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न ब्रांच है बायोलॉजी की, और जेनेटिक्स की एक ब्रांच है यूजेनिक्स। तो इसमें हम प्रयास करते हैं, जेनेटिक्स पढ़ने के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन रेस है, जो हम मानव जाति है, हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि जेनेटिक्स की मदद से कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी फैलाने वाली जीन्स होती है, डिफेक्टिव जीन्स होती हैं, ऐसी बीमारियां जो जन्म से ही होती है इंडिविजुअल में, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम क्या इन लॉज को स्टडी करके कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं कि जन्म से पहले ही क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उन बीमारियों का पता लग जाए, जब वो ज़ायगोट स्टेज में होता है, और हम क्या डिफेक्टिव जीन को क्या है सेल से निकाल दें, जिससे कि क्या है आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या है बीमारी को टोटल एलिमिनेट कर दिया जाए, उसको बीमारी रहित बना दिया जाए, और उससे क्या है दुख दर्द पीड़ा जो है मनुष्य की वो कम की जा सके। समझ में आ गया कि हेरिडिटरी डिजीज जो होते हैं उसको टोटली हम एलिमिनेट कर दें, जड़ मूल से समाप्त कर दें, ह्यूमन पॉपुलेशन में ये हो ही ना। तो वो ब्रांच जो कि ह्यूमन रेस के सुधार की ओर क्या है, जब ह्यूमन रेस का सुधार उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उसकी सफरिंग पीड़ा कम करना, और जो हेरिडिटरी डिजीज है, जो वंशानुगत जो बीमारियां होती है, उनके अक्रेंस को टोटली समाप्त कर देना, जिससे कि पीड़ा कम की जा सके मानव जाति की,
ये ब्रांच जो है बायोलॉजी की, जेनेटिक्स की, इसी को यूजेनिक्स कहा जाता है। ठीक, चलिए तो क्या बताओ, द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच एम्स, जिसका उद्देश्य है क्या, एट इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का उद्धार, मानव जाति में इंप्रूवमेंट करना, सुधार। कैसा सुधार? बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट होता है हटाना, खत्म कर देना, बाय एलिमिनेटिंग द अकरेंस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीजेस के प्रकट होना बिल्कुल ही कम कर दें, खत्म कर दें, एंड रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य की जो पीड़ा है ह्यूमन बेस की, उसको कम किया जा सके, ये उद्देश्य है इस ब्रांच का, यूजेनिक्स का, जो कि जेनेटिक्स की ही ब्रांच है। चलिए, अब ये जो शब्द है बच्चों हेरिडिटी, इसको किसने कॉइन किया था? कॉइन का मतलब है सर्वप्रथम किसने ये यूज किया, हु गेव द टर्म हेरिडिटी। ये शब्द जो हेरिडिटी, जो मैं बता रहा हूं कि लक्षणों का ट्रांसफर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, ये सर्वप्रथम 1663 में यूज किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो बच्चों नाम याद रखेंगे, मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, हु कॉइन्ड द टर्म हेरिडिटी या हु यूज्ड द टर्म हेरिडिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ही वाज हर्बर्ट स्पेंसर। क्लियर है? और अभी मैंने बताया कि जेनेटिक्स का जो स्टडी थी वो चालू किया था किसने? ग्रिगोर जोहन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया कंट्री को बिलोंग करते थे। इन्हीं को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जेनेटिक्स जो है उसके जनक कौन कहे जाते हैं? ग्रिगोर जोहन मेंडल। ओके, ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया में एक प्रोविंस है हाइजेनडॉर्फ, वहां को बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे, उनका ब्रीफ में कंट्रीब्यूशन, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या थी। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेंडल ने जब मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन की अपनी खोज उसने की, तो उनको उस एक्सपेरिमेंट और निष्कर्ष तक पहुंचने में बच्चों 11 वर्ष का समय लगा। 11 वर्ष की मेहनत का नतीजा है वो। और जब, और एक बात और है, मेंडल काफी इंटेलिजेंट थे, बहुत ही अपने समय के जो लोग थे साइंटिस्ट, उनसे काफी ज्यादा एडवांस थे। वो 25-30 साल आगे की सोच रखने वाले पर्सन थे, बस गलती से ही पहले पैदा हो गए। तो उन्होंने जो भी खोजबीन की, वो अपने समय के जो साथी साइंटिस्ट थे उनसे बहुत आगे का मामला था। ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी खोज कर ली, लॉज ढूंढ लिए, तो उसका प्रेजेंटेशन दिया था उन्होंने साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने। उस समय साइंस को नेचुरल हिस्ट्री कहा जाता था। तो वहां पे ऑस्ट्रिया में एक क्या जगह है, ब्रून, वहां का एक सिटी है ब्रून। तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, वो साइंटिफिक कम्युनिटी का संस्थान बनाया हुआ संस्था है वहां पे। तो इस संस्था में उन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था और अपने लॉज जो है, फाइंडिंग्स जो है, उन्होंने 10-11 साल की जो मेहनत है वो प्रेजेंट की थी। लेकिन वहां बैठे लोग जो थे ना, बिल्कुल ऐसे मूर्खों की तरह बैठे रहे वहां पे। उनको कुछ समझ में नहीं आया ये मेंडल क्या बात कर रहा है। तो बस उन्होंने उसकी प्रेजेंटेशन सुना, ताली बजाई और निकल लिए वहां से। जैसे होता है ना, एक बोरिंग मूवी दिखाते हैं एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच। ठीक है, तो उसके काम को कोई क्रेडिट नहीं मिला, समझ में आ गया, पहचान नहीं मिली, और वो इससे दुखी रहने लगे। और अल्टीमेटली ओल्ड एज में 70-75 की एज में आते आते उनको सीवियर किडनी का इंफेक्शन हो गया, सीवियर नेफ्राइटिस हो गया। ठीक है, और बाद में वो एक बहुत ही, मतलब चर्च में पादरी का काम करते थे वो, और बाद में एक बहुत ही दुखी होकर वो, उनकी मृत्यु हो गई। उनको लगा कि मेरा सारा काम व्यर्थ हो गया है, मानवता की भलाई के काम ये नहीं आने वाला है। लेकिन बच्चों, उनकी मृत्यु के 35 वर्ष बाद, 35 ईयर्स लेटर, उनके काम को वापस खोज निकाला 3 अलग-अलग देशों के साइंटिस्ट। 3 अलग, आपस में नहीं जानते एक दूसरे को। उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किए, उन्हीं नतीजों पे पहुंचे जिन पे मेंडल 35 वर्ष पहले पहुंच चुका था। तो मेंडल ने 1866 में आई थिंक ये प्रेजेंटेशन दिया था, और 1905 में, 1903 से 1905 के बीच में 3 अलग-अलग देशों को बिलोंग करने वाले लोगों ने वापस मेंडल के लॉज की खोज कर ली। और लेकिन उन्होंने बताया क्या कि ये काम तो हमसे पहले क्या मेंडल कर चुके हैं। तो उन्होंने खुद नहीं क्रेडिट लिया, सारा क्रेडिट किसको दिया? मेंडल को दिया। और इन्होंने ही मेंडल को पहचान दिलवाई, उससे पहले मेंडल को कोई जानता नहीं था। ठीक है कि नहीं, उनका काम दब गया था, ऐसी लाइब्रेरीज में पब्लिश भी नहीं हुआ था, दब गया था। बाद में उन्होंने प्रॉपर बताया कि ये काम हमसे पहले मेंडल ने कर चुके हैं, मेंडल। और उसके बाद से मेंडल को सम्मानित किया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से उनको जाना जाने लगा। तो ये 3 लोग जो थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया बच्चों, ये 3 लोग हैं। पहला पर्सन ऑस्ट्रिया, उनके होम कंट्री का है, एरिक वॉन शरमार्क। स्पेलिंग गौर करेंगे, टी साइलेंट है, शरमार्क। ओके, एरिक वॉन शरमार्क, ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया। सेकंड है कार्ल कोरेंस, जर्मनी से है ये। और ह्यूगो डी व्राइस, हॉलैंड से, अभी मैंने बताया था जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, सो ये 3 लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम करके
मेंडल के काम को दोबारा से खोज निकाला। सो दीज पीपल दे आर नोन एज द रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म। मेंडल के लॉज को वापस खोज निकाला उन्होंने, क्रेडिट दिलवाया मेंडल को। ठीक, अगला अभी हमने पढ़ा था जीन सबसे छोटी फंक्शनल इकाई है हेरिडिटी की। ठीक है, ये जीन शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया? ये विलहेल्म जोहानसन ने। विलहेल्म जोहानसन ने 1909 में शब्द सर्वप्रथम यूज किया। और जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया? ये दिया विलियम बेटसन ने 1905 में। तो बच्चों ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, बहुत सारे नाम आ गए यहाँ पे। ग्रिगोर जोहान, आपको इस पेज पे कम से कम 4-5 नाम दिख रहे हैं। ग्रिगोर जोहान मेंडल, स्पेलिंग के साथ करना है। एरिक वॉन शर्माक, सही बोलेंगे सही लिखेंगे। कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिवराइज, विलहेल्म जोहानसन, नहीं आता तो डब्ल्यू डॉट जोहानसन, और विलियम बेटसन डब्ल्यू डॉट बेटसन। ठीक है, साल भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन अगला हम देखेंगे गिव ए ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ मेंडल। मेंडल के जीवन के बारे में, उसकी जीवनी बतानी है संक्षिप्त में। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। मेंडल जो थे एक साधारण जो माली परिवार होता है ना बच्चों, जो फार्मिंग करते हैं, किसान परिवार को बिलोंग करते थे। किसान परिवार को बिलोंग करते थे, ठीक है कि नहीं कहा, माली परिवार से थे वो। ठीक, और क्या था, उनके पिताजी क्या खेती बाड़ी का काम करते थे। ठीक, और इनका जो जन्म है ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई को 1822 में हुआ था, एक छोटे से गांव में, और गांव था हाइंजेनडॉर्फ। हाइंजेनडॉर्फ ये एक जिला है ऑस्ट्रिया में, और क्या है, छोटा सा गांव है। गांव का नाम यहाँ नहीं दिया है, ये सिर्फ जिले का नाम है। प्रोविंस मतलब जिला होता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ही वाज बोर्न ऑन 20th of July 1822 in a small village in Hansendorf province of Austria। यूरोप का ये कंट्री है। ये ऑस्ट्रिया वही देश है जहां पे वर्ल्ड वॉर वन के बीज बोए गए थे। वर्ल्ड वॉर वन की घटनाओं की शुरुआत ऑस्ट्रिया नामक कंट्री से हुई थी। ठीक है, ही बिलोंग टू ए फार्मर फैमिली। माली होते ना, जैसे हम जिनको सैनी माली बोलते हैं, उस परिवार को बिलोंग करते थे। फार्मर फैमिली, काम क्या था, किसान का काम, खेती बाड़ी का काम। ठीक है, उनके खेत थे, फार्मिंग का काम करते थे। हेंस ही हैड ट्रिमेंडस इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडी प्लांट्स। तो पेड़ पौधों से लगाव बचपन से ही था, उनमें बहुत ज्यादा उनकी रुचि थी। और पेड़ पौधों की जो स्टडी होती है उसी को हम बॉटनी बोलते हैं। तो बॉटनी पढ़ने के लिए क्या है, उन्होंने क्या है, यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन भी लिया। ठीक, सो देखेंगे मेंडल रिसीव्ड हिज डिग्री ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की डिग्री उन्होंने 1842 में ली। ठीक है, फिलोसफी की डिग्री ले ली 1842 में, और उसके बाद वो पास्टर, पादरी बन गए। चर्च में जो होते हैं ना, वो पादरी बन गए। कहाँ पे, ब्रून सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ब्रून एक शहर है, वहां पे पादरी बन गए 1843 में। 1842 में फिलोसफी की डिग्री लेने के बाद में 1843 में वहां पे चर्च में पादरी बन गए। देयर ही टॉट चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चों को वहां पढ़ाते भी थे चर्च में, और वहीं पे क्या करते थे, अपना पादरी वाला काम भी करते थे। ठीक है, देन उसके बाद ही अगेन परस्यूड बॉटनी, लेकिन उनका इंटरेस्ट था प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट को उनको लगता था कि कुछ कमी रह गई है पढ़ाई में, तो उन्होंने प्लांट्स को हायर लेवल तक स्टडी करने के लिए वापस से वियन्ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और उन्होंने वापस हायर स्टडीज की प्लांट्स में 2 साल तक, और उसके बाद में वापस वो चर्च में लौट आए। सेम चर्च में वापस पादरी वाला काम करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। ठीक है, अब देखेंगे चर्च में काम करते करते बच्चों, ब्रून में चर्च में काम करते करते, चर्च में ही वहां पे आसपास क्यारियां थी, वहां पे फूलों की क्यारी थी, वहीं पे खाली पड़ी जो भूमि थी ना, उस पे उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे लगाए। मटर कौन सा, गार्डन पी। मटर मटर कौन सा, गार्डन पी। साइंटिफिक इसका नाम है पाइसम सताइवम। इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है कि नहीं, बाद में देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या नतीजा, कैसे निकाला, सब कुछ चीजें बाद में आएंगी। तो देयर ही परफॉर्म्ड, और जो एक्सपेरिमेंट है वो है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब भी बता दूंगा मैं, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, क्या किया एक्सपेरिमेंट में। ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर्स, 11 वर्ष का समय लगा बच्चों उनको। 1853 से काम उन्होंने चालू किया, और 1853 से 1864 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। स्लो प्रोग्रेस थी, बट उन्होंने किया, काफी मेहनती काम था। पूरा चिट्ठा उन्होंने अपने पेपर का, रिसर्च पेपर्स का लिखा, एंड प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स, और अपनी जो खोज थी उसको किसके सामने रखा उन्होंने, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, 1866 की बात है ये, इसके सामने। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी, उस समय साइंस को नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता था, तो ब्रून सोसाइटी थी साइंटिस्ट की, उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने सभा बुला करके। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी। किस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, गार्डन पी, स्वीट पी बोलते हैं इसको। पाइसम सताइवम इसका साइंटिफिक नेम है, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऐसे लिखे जाते हैं, अंडरलाइन करेंगे दोनों को अलग अलग। ठीक है, एंड पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, और उसकी जो भी खोज थी, रिसर्च की खोज जो भी थी, अपने रिसर्च पेपर में उन्होंने पब्लिश की, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। ही गेव द फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी, और हेरिडिटी के, समझा गया, अनुवांशिकता के किस प्रकार से लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रेवल होते हैं,
इससे रिलेटेड 3 मूलभूत फंडामेंटल लॉज दिए जिनको आज हम मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो सालाना रिपोर्ट होती है उसमें भी उनके काम छपा, और किस हेडिंग में छपा? एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस टाइटल से उनका काम छपा सोसाइटी की एनुअल रिपोर्ट में भी। बट उस समय के जो लोग थे वो अज्ञानी थे, साइंटिस्ट इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे, उसके कार्य के महत्व को समझ नहीं पाए। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानतावश, द साइंटिस्ट्स ऑफ दैट टाइम could not recognize the importance of his work, उसके काम के महत्व को समझ वो नहीं पाए। इट वॉज सेड दैट, और ये कहा जाता था मेंडल के बारे में कि मेंडल वॉज अहेड ऑफ टाइम, गलती से वो 30-35 साल पहले पुराने लोगों में पैदा हो गया, वो आगे का भविष्य का इंसान था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सोच बहुत एडवांस्ड थी उसकी, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा था, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत बढ़िया था, ब्रिलियंट माइंड था, बट गलती से वो पिछड़े हुए लोगों के बीच में पैदा हो गया, उसके काम को वो समझने के लायक नहीं थे। सिंस हिज वर्क वॉज नॉट गिवन ड्यू क्रेडिट, और क्योंकि उसके काम को पहचान नहीं मिली। पहचान, देखो फेम सबको चाहिए होता, जो भी भाई इंपॉर्टेंट काम करता है सबको चाहिए होता कि भाई पहचान मिले उनको, काम लोग उसको क्रेडिट दे, तो उनको क्रेडिट नहीं मिला, उनको लगा कि उनका काम व्यर्थ हो गया, इतनी मेहनत बर्बाद होगी 10-12 साल की, ठीक है, जीवन उनका बर्बाद हो गया। ही वॉज, ठीक है, सिंस हिज वर्क वॉज नॉट गिवन ड्यू क्रेडिट एंड रिकॉग्निशन, पहचान नहीं मिलने का कारण क्या होगा? ही फेल्ट हाईली डिसहर्टेड, बहुत ज्यादा हताश, निराश, होपलेस हो गए, उनको लगा कि उनका काम बेकार हो गया, मानव जाति के काम नहीं आएगा। लेटर ही सफर्ड फ्रॉम क्रोनिक नेफ्राइटिस, बाद में किडनी का उनको इन्फेक्शन हो गया, और वो 1884 में ही वो उनकी मृत्यु हो गई। और कैसे मरे? एज ए हाईली डिजेक्टेड मॉन्क, मॉन्क मतलब पादरी चर्च में, ठीक है, बहुत दुखी होकर के, मरते वक्त भी बहुत ज्यादा वो हताश, निराश और दुखी थे अपने काम की पहचान न मिलने के कारण, काम को पहचान न मिलने के कारण। अब चलिए, आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु होने के बाद में 35 साल बाद उनका जब काम उन्होंने 1866 में छोड़ दिया था ना, 1866 से दुखी रहने लगे क्योंकि काम को पहचान नहीं मिले, उसके 35 साल बाद, लगभग 1900 के बाद में की बात है, 1903 के आसपास, ठीक है, 35 years later his work was rediscovered independently by 3 scientists। 3 अलग-अलग लोग, मैंने भी नाम बताया, उन तीनों ने वापस मेंडल के काम को खोज निकाला। ये रीडिस्कवरर्स है, कौन-कौन है? ऑस्ट्रिया के, उसके खुद के होम कंट्री का एरिक वॉन शर्माक, कार्ल कोरेस जर्मनी से, ह्यूगो डिवराइस पोलैंड से, इन तीनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किए और उन्हीं नतीजों पे पहुंचे जिन पे मेंडल 35 वर्ष पहले ही पहुंच चुका था। मेंडल के काम को उन्होंने पढ़ा था लाइब्रेरी में से, इन्होंने रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश किए थे वो पढ़ रखे थे, तो इन्होंने क्या है, उसी को क्रेडिट दिया कि हमने जो काम किया एक्चुअल में वो हमसे पहले ही किसी ने कर चुके हैं। तो इन्होंने खुद को पहचान दिलवाई रीडिस्कवरर्स के रूप में, और मेंडल को क्या नाम दिलवाया? फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनके काम को हम मानव जाति भूल नहीं सकती। दे गेव हिम क्रेडिट फॉर फाइंडिंग द फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। तो जो हमारी अनुवांशिकता के जो नियम है, लॉज है, उनकी खोज के लिए उसको पूरा क्रेडिट दिलवाया। समझ में आ गया? और मेंडल से पहले भी बच्चों जेनेटिक्स के क्षेत्र में कई लोगों ने काम किया था, कई लोगों ने काम किया था, लेकिन सफलता मेंडल को ही क्यों मिली? मेंडल क्यों सही नतीजों पे पहुंचा? तो उसका मेन कुछ कारण है। तो व्हाट वर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस? मेंडल की सफलता का राज क्या? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है बच्चों। तो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस वर 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। मेंडल वाज लकी इनफ टू हैव सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मटर का प्लांट बहुत उपयुक्त साबित हुआ उसके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। छोटा प्लांट है, जल्दी से कई जनरेशन, एक साल में 3-4 जनरेशन कंप्लीट हो जाती हैं, छोटे से स्थान पे उग जाता है, ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर शो करता है, अभी डिस्कस करेंगे आगे हम ये, तो बहुत सारे गुण है उसके लिए, सूटेबल था एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा प्लांट लेता तो शायद हो सकता है उसको सफलता ना मिलती, तो लकी था वो कि उसने मटर के प्लांट को चुना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीछे वाले जो साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने हो सकता है दूसरे प्लांट्स पे किए हो तो उनको सफलता नहीं मिली। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय में एक कैरेक्टर को उसने स्टडी किया और जेनेटिकली प्योर वैरायटीज प्लांट की यूज करी। इसके बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या है? विच वर इजीली अवेलेबल इन नेचर। तो प्राकृतिक रूप से जो प्योर प्लांट्स होते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है उनको स्टडी किया, एक समय में एक कैरेक्टर को स्टडी किया, एक गुण ले लिया कोई भी और फिर चेक किया कि ये गुण अगली जनरेशन में जाएगा तो कैसे जाएगा, कब नहीं जाएगा, ठीक है, तो प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करवा करके एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी किया, ठीक है कि नहीं का, और नेचर में अवेलेबल जो प्योर प्लांट्स है उनको यूज किया, तो इससे उसको लाभ हुआ, फायदा मिला। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी वो अपना काम करता, जो भी एक्सपेरिमेंट करता, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखता था, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखता था डेटा का, और डेटा से उसको बखूबी एनालिसिस करना, खेलना आता था, डेटा को उसको एनालाइज करना आता था, उसका स्टैटिस्टिक्स जबरदस्त था, एनालिटिकल माइंड था, ठीक है, डेटा को वो यूजफुल निष्कर्ष में निकालना उसको संभव
उसको आता था अच्छे से। तो दूसरे लोग जो थे अगर बायोलॉजी में अच्छे थे तो मैथमेटिकल नॉलेज बैकग्राउंड उनका बिल्कुल निल था, ठीक है, उनको सफलता नहीं मिली, वो निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। ही मेंटेन्ड ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द डाटा ऑफ हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसका डाटा फुल रखता है अपने पास, एंड परफॉर्म्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रेशियोज को वर्कआउट करना, प्रोबेबिलिटीज वर्कआउट करना, इसको अच्छे से आता था, वर्किंग आउट प्रोबेबिलिटीज एंड रेशियोज। इट बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट एनालिटिकल एबिलिटी एंड, तो डेटा से खेलने का उसको बहुत अच्छा तरीका आता था, डेटा को एनालाइज करना आता था, यूज करना आता था, एंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स उसकी काफी अच्छी स्ट्रांग थी। इन दो कारणों से उसको सफलता मिली, दूसरे लोगों को नहीं मिली, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था जेनेटिक्स वाला। अगले वाले वीडियो में है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे। उससे पहले हम देखेंगे कि मेंडल ने मटर को क्यों चुना, नंबर एक, ठीक है, मटर को चुनने के पीछे उसके क्या कारण थे वो देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने के पहले हम देखेंगे मेंडल की टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब मेंडल ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए अपने एक्सपेरिमेंट में, उसके जो लॉज वगैरह उसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए, वो वर्ड्स के अलग ही मतलब है। तो सबसे पहले उन मतलब को समझेंगे तभी उसके काम को समझ पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है, उसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, पहले उन टर्म्स को जानेंगे, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हिज वर्क, अदरवाइज सीधे सीधे उसके वर्क को समझा नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो बहुत अल्ट्रा मॉडर्न ब्रांच है बच्चों, इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल है, एग्जाम इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बायोलॉजी में कंफर्म आता है, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे, पूरा समझ करके उसके बाद ही नोट्स बनाएंगे। ओके, so till next video, thanks for watching.